जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आज का इस क्लास में जो है हम लोग 12th फिजिक्स जो पीछे पढ़ चुके थे उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग समतल दर्पण में सभी स्थिति को देख लिए थे, कुछ समतल दर्पण में पॉइंट बचे हुए हैं उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण देखेंगे। गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, गोलीय दर्पण में जो होता है प्रमुख भाग क्या होता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग प्रतिबिंब बनाने का नियम देखेंगे। तो आइए आज का इस क्लास एकदम मजेदार होने वाले हैं। एक बार जरा जोरदार तरीके से वीडियो देखने से पहले आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पढ़ाने से कुछ सीख मिले तो इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। आप लोग मैसेज दीजिएगा तो हम लोग का एनर्जी मिलता है। तो आइए आप लोग का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है, जो समतल दर्पण में कुछ पॉइंट बच चुके थे उसी पॉइंट को जो है आज हम लोग देख रहे हैं। ये समतल दर्पण में याद रखने योग्य पॉइंट है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। अब जो है माने याद रखने योग्य पॉइंट इसको हम कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि हम दर्पण स्थिर रखते हुए आपतित किरण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण भी विपरीत अर्थ में समान कोण से घूम जाता है। यानी मान लिया जाए कि आप एक दर्पण लिए हुए हैं, देखिए यहां से आपके पास मान लिया जाए कि ये दर्पण है, ये आपके पास क्या हुआ, दर्पण हुए कंप्लीट। हाँ देखिए ये है हमारे पास दर्पण, समतल दर्पण है। और देखिए कि कोई जो है आपतित किरण है, यहां से कोई आपतित किरण आया है, यहां से परावर्तित हुआ होगा, और इसे नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। और ये जो है इंसिडेंट वन बोल दिए, यानी इसको जो है रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, R1 बोल दिए। बोलिए इतना तक किन्हीं का कोई दिक्कत है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब में तो तीनों एक होता। अब देखिए क्या कहा है कि यदि दर्पण को स्थिर रखे, देखिए इस जो दर्पण है बाबू इसको स्थिर रखें। देखिए दर्पण का स्थिर रखते हुए इस किरण को यदि आप अल्फा कोण से घुमाते हैं, देखिए दूसरा किरण आ रहा, यही जो किरण आया था देखिए यहां भी आया है, लेकिन कितने कोण से, ये जो है I2 है, और इसको हम यहां से यहां कितने कोण से घुमाए बाबू, तो अल्फा कोण से। तो इसका जो परावर्तित किरण होगा, ये भी जो परावर्तित किरण जो R2 होगा, ये भी बताइए कितने कोण से घूम जाएंगे, तो अल्फा कोण से। यही बोल रहे हैं, कंप्लीट है, आप लोग समझ गए हैं? एक बात बताइए, समझ गए हैं? यस या नो? यस सर। अब यही अर्थात यही बोला गया कि जब आप माने दर्पण को स्थिर रखते हुए और आपतित किरण को अल्फा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी जो है उतना ही कोण से क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। कंप्लीट है, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखिए दूसरा नीचे में क्या लिख गया है, लिख रहा है यदि आपतित किरण स्थिर हो और दर्पण को अल्फा कोण से घुमाया जाता है, यानी यहाँ पे आप जो है आपतित किरण को स्थिर रखें और दर्पण को ही अल्फा कोण से घुमा दिया जाए, तब बताया जा रहा है कि परावर्तित किरण भी उसी दूरी में जो है, आप बता सकते हैं कि कितने कोण से भाई, तो 2 अल्फा कोण से घूम जाएगा। यानी अब जो है ये कितने कोण से घूम जाएंगे, तो 2 अल्फा कोण से उसी दिशा में घूम जाएगा। देखिए उसी दिशा में कितने कोण से घूम जाएंगे, तो 2 अल्फा कोण से जो है ये घूम जाएंगे। यानी आप मान लिया जाए, देखिए मेरे पास एक था ये समतल दर्पण, पहले से कैसा दर्पण था बाबू, ये जो है हमारे पास समतल दर्पण है। देखिए ये था समतल दर्पण, और इस पर जो था कोई किरणें आपतित हुई थी, देखिए आपतित हुई थी, कोई किरणें क्या हुआ था, आपतित हुआ था। तो जब यह किरणें आपतित हुआ तो यहां से किरणें ये आपतित तो हुए थे, तो क्या ये किरणें परावर्तित नहीं हुए होंगे? यस, ये किरणें परावर्तित भी हुए थे। और यहां जो होगा मान लिया जाए कि इस पर क्या था, अभिलंब था, ये नॉर्मल था, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, इसको आपतित किरण इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे आर बोलते हैं।
अब बताइए, अबर बोला जा रहा है क्या कि आप दर्पण को ही घुमा दीजिए। देखिए यहां से ध्यान दीजिए, इस दर्पण को ही जो है हमने घुमा दिए। देखिए इसको घुमा दिया गया है, दर्पण को ही, आपतित किरण को स्थिर रखे हुए। ये जो आपतित किरण है, कौन किरण है बाबू? आपतित किरण, यह क्या है? स्थिर है। लेकिन दर्पण को ही हम घुमा दिए, और देखिए कितने कोण से घुमाए हैं। तो इसे जो है मान लिया जाए कि अल्फा कोण से घुमा, ये दर्पण बन, इसी दर्पण को हमने घुमा दिए। ये देखिए अल्फा कोण से इसको हम क्या किए हैं? घुमा दिए। तो जब आप अल्फा कोण से घुमाइएगा तो इसके लिए जो है ए अभिलंब था, लेकिन इसके लिए देखिए तो अभिलंब ए हो जाएगा, यहां से नॉर्मल ए हो जाएगा। और इसका जो परावर्तित किरण होंगे वो कितने कोण से घूम जाएंगे? तो इसको जो परावर्तित किरण होंगे वो 2 अल्फा कोण से घूम जाएंगे। कितने कोण से? तो ये जो है 2 अल्फा कोण से घूम जाएंगे। कंप्लीट है, अर्थात कि ऐसे गया था तो ये जो परावर्तित किरणें हैं अबर यहां से ऐसे घूम, देखिए ये घूम गए, और यहां से कितने कोण से घूमे? तो ये 2 अल्फा कोण से घूम गए। कंप्लीट है? देखिए कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए अब आगे चले, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, और इससे जो है आगे की ओर चलते हैं। चले, ये देखिए ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम बिल्कुल तरह से समझ गए। अब जो हमारे पास दिया गया है, यहाँ कह रहा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कह रहा परावर्तन के लिए विचलन का कोण। इसमें 2 केस है, केस 1 और केस 2। इसमें सोचिए यहां से कोई आपतित किरणें आई, तो ये जो आपतित किरणें आते हैं, ये आपतित किरणें आया यहां से, देखिए यहां से जो आपतित किरणें आया, और ये आपतित किरण सीधा इस दिशा में जा रहा था, लेकिन इतना कोण से मुड़ गया कि जितना कोण से विचलित होता है इसी को विचलन का कोण डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इस डेल्टा का मान क्या निकालिएगा? यदि आपतन कोण का मान थीटा है तो परावर्तन कोण का भी मान थीटा होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब जब इसको में निकालना होगा, इस डेल्टा का मान कितना निकालिएगा? तो बताइए डेल्टा बराबर, एक बात देखिए, यहां से जो सीधे लाइनें आ रहे हैं, अगर पूरा यहां से यहां देखल जाए, यहां से यहां, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? वो 118 डिग्री, यानी 180 डिग्री का कोण बना रहा है। बन रहा है पूरा 180 डिग्री का कोण, तो हम लिख देंगे 180 डिग्री। लेकिन देखिए इसमें माइनस हो जाएगा, एक ई थीटा और एक ई थीटा, तो थीटा और प्लस एक यहां से थीटा है। कंप्लीट है? तो डेल्टा यानी विचलन का जो कोण हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 2 थीटा। ये देखिए निकल गए विचलन का कोण। यस या नो? एकदम फटाफट समझ ले चलिए, कोई डाउट की बात नहीं। अब हम इसमें विचलन का कोण निकालेंगे। इसमें जो है विचलन का कोण कैसे आप निकालिएगा? थोड़ा सा कष्ट है बाबू, ज्यादा कष्ट नहीं है। चलो, इसमें दर्पण दिया हुआ है, मान लिया जाए ये M1 दर्पण है, और ये जो दर्पण है ये M2। एक दूसरे को थीटा कोण पर, यहां से देख सकते हैं कितने कोण पर? थीटा कोण पर रखा गया है। ये आपतित किरणें आई है, ये आना चाहिए था सामने, अगर सामने, अब यहां से, लेकिन मुड़ गया यहां से। ये जितना कोण से मुड़ता है इसी को आप विचलन कोण डेल्टा कहते। फिर यहां से टकरा करके इस बिंदु पर गया, मान लिया जाए, आप मान सकते हैं, यदि इस बिंदु को P मान लिए, इस बिंदु को हम Q मान लिए, तो P से टकराया, कहां पे गया? Q पे गया। Q से भी देखिए लग रहा है कि सीधे इसको इस रास्ता से जाना चाहिए था, लग रहा है, लेकिन यहां से टकरा के इस डायरेक्शन में चला, यानी यहां से यहां जो कोण बना है बाबू, यही कोण है विचलन का कोण। यानी कितना कोण से जाना चाहिए था और कितना से मुड़ गया, वही विचलन का कोण होता। अब यहां से बात बताइए, यदि अल्फा है तो प्रकाश के परावर्तन से ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। तो आप एक बात हमें बताइए कि यहां से एक कोण को बारे में सोचिए, पूरा विचलन का कोण यहां से यहां मन देखिए, ये वाला मन देखिए, इसको छोड़ के अंदर वाले कोण का मान देखिए, तो बताइए यहां से यहां, इसको यहां से यहां देखिएगा, तो इस पे लंब डाल रहा है, लंब डाल रहा है, यानी 90 डिग्री का यहां कोण बना रहा है। 90 डिग्री में से ये जो है अल्फा दिया हुआ है,
तो अल्फा दिया हुआ है तो ये बच कितना जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री और माइनस अल्फा, ये बच गया। और अब यहां से यहां देखिए तो ए वाला जो ए अभिलंब है यहां देखिएगा तो इस पे जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री में से बीटा दिया हुआ है तो ए जो कोण बच जाएगा इसको हम कह सकते हैं कि सर 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। हो गया, यस या नो? यस सर। अब जो है हम इससे आगे की ओर चलते हैं। तो जब इसको से आगे की ओर चलिएगा तो अब बताइए, आप पढ़े यहां देखिए, यहां जो है नीचे में एक त्रिभुज बना है, आप त्रिभुज कह सकते हैं पी ओ क्यू में। देखिए अंदर का एक त्रिभुज, और चूंकि हम जानते हैं कि क्या कहेंगे, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर होता है जी 180 डिग्री के बराबर होता। तो अब त्रिभुज के तीनों कोण जोड़िए, एक कोण यहां है देखिए क्या है, थीटा है, ये थीटा प्लस यहां देखिए 90 डिग्री माइनस अल्फा है, फिर प्लस देखिए 90 डिग्री और माइनस क्या है, ये बीटा है या नहीं है? यस या नो? एक बात बताइए। यस। अब यहां से देखिए तो कहेंगे थीटा और प्लस इन 90 डिग्री प्लस में और 90 डिग्री प्लस में, तो बताइए कितना हो जाएगा, वो 118 डिग्री कंप्लीट। और यहां बच गया माइनस का अल्फा और ये बच गया माइनस का थीटा, ये बीटा है। और ये बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री हो गए। अब यदि हमको कहें कि थीटा माइनस अल्फा और माइनस बीटा बराबर 180 डिग्री, ये देखिए 180 इस तरफ प्लस में है और इस तरफ आए तो 180 डिग्री किस में हो गए, माइनस में हो गए। तो बताइए अब यहां अगर हम थीटा कहें तो बोल सकते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा, इनको समझ में नहीं आया ये बात बताइए। देखिए क्यों नहीं सर, 180 डिग्री में से 180 डिग्री चले गए तो यहां कुछ नहीं बचे तो शून्य बचे, यानी 0 बच गए, कंप्लीट है। और जब शून्य बचा मेरे लाल तो ये देखिए अल्फा इस तरफ प्लस में था, इस तरफ गया, इस तरफ माइनस में था, इस तरफ गया प्लस में हो गया, और ये बीटा इस तरफ माइनस में था, इस तरफ गया तो प्लस में हो। बताइए इतना तो आप सभी कोई समझ गए होंगे, इतना में किन्हीं का कोई डाउट नहीं हुआ होगा, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताइए अब यहां से आप क्या करिए, हमको निकालना क्या है इस बात को सुन। तो हमको जो निकालना है कुल विचलन निकालना है। अब कुल विचलन माने ए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ देंगे तो कुल विचलन निकल जाएगा। तो यहां से कहेंगे कि कुल विचलन, अतः कुल विचलन का कोण, कुल विचलन का कोण यानी डेल्टा बराबर डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अब जो है डेल्टा का पूरा मान निकालिए, डेल्टा 1 का मान कितना होगा ये बताइए। तो जो डेल्टा 1 है ये बताइए, यहां से देखिए तो डेल्टा 1 का मान निकालिएगा तो ये पूरा के डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहां से यहां अगर ये पूरा लाइन पर देखिएगा और यहां से यहां आइएगा तो पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो सीधे लाइन आया नीचे की ओर देखिए 180 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन ये देखिए एक अल्फा और एक अल्फा दिया हुआ तो 2 अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा के अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, होगा या नहीं? तो आप क्या करिएगा, कहिएगा 180 डिग्री और माइनस 2 अल्फा हो गए। ये किसके जगह पर हुए बाबू, तो ए हुए जो डेल्टा 1 का मान हुआ। अब प्लस यहाँ डेल्टा 2 का मान रखिए, तो डेल्टा 2 के भी मान रखिएगा तो 180 डिग्री। क्यों, देखिए क्योंकि डेल्टा 2 जो है देखिए ए सीधा जो लाइन गया है, ए वाला लाइन देख सकते हैं, ए जो लाइन गया ए गया किरण, और यहां से यहां पूरा बनाइए, अगर यहां से लेकर के यहां तक का पूरा नचिएगा तो 180 डिग्री का कोण बना। 180 डिग्री के कोण में से ई बीटा और एगो ई बीटा, तो 2 बीटा दिया हुआ है,
तो एक बीटा हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ जो निकलेगा डेल्टा टू का मान निकल जाएगा। आई पूरा 180 डिग्री है तो 180 डिग्री और माइनस 2 बीटा कर दिए। अब बताइए इतना मैकेनिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है सर। तो अब यहां से जो विचलन का कोण डेल्टा आएगा, देखिए 180 डिग्री और ए वाला प्लस का 180 डिग्री, माइनस में 2 अल्फा और माइनस में 2 बीटा रह गया। अब बताइए डेल्टा बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया 360 डिग्री, और बताओ माइनस में हो गया 2 अल्फा और माइनस में 2 बीटा। अब बताइए डेल्टा जो मान आएगा 360 डिग्री और माइनस, अगर यहां हम 2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा अल्फा और प्लस में बीटा। ये देखिए 2 था तो ये 2 कॉमन हो गया तो ये माइनस का 2 हुआ तो ये बच गया, माइनस गुना प्लस तो फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस गुना माइनस करिएगा तो प्लस में ही माइनस ही होगा, माइनस गुना प्लस करिएगा तो बीटा माइनस। इतना तक किन्हीं का कोई डाउट नहीं है सर। अब बताइए तो जो विचलन का कोण आया 360 डिग्री, और बताइए माइनस जो आई अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, थीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिख दीजिए थीटा। तो ये जो आपके पास निकल के आ गया यही आ गया कुल विचलन। तो कुल विचलन इस दर्पण के लिए कितना हो जाएगा बाबू, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। कंप्लीट। अगर समझ गए हैं तो इसे भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका लिखने में प्रॉब्लम ना हो। और देखिए इसको उस तरह से लिखिए जैसे कि ऑफलाइन में लिखा जाता है, और बोर्ड पर हम आप लोग का पहले इसीलिए पॉइंट्स को लिख देते हैं ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक पढ़ा सके। कंप्लीट है, और आपको अच्छा बेहतरीन ढंग से समझा सके। बोले यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर, इतना स्क्रीनशॉट हो गए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब लिख रहे हैं गोलीय दर्पण। कौन दर्पण बाबू? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कहते किसे? देखिए आपसे कोई पूछे गोलीय दर्पण तो कहना वो वैसा दर्पण, क्या कहेंगे? कहेंगे वो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। कैसा हो जी? गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते, गोलीय दर्पण कहते हैं। याद हो गया? वो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, उसे हम कौन दर्पण कहते हैं बाबू? उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कंप्लीट है आप लोग? यस या नो? यस सर। चलिए अब जो है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आपको एरो मार के यहां से बोलना है। हाँ, अब देखिए एक बात को हम लोग एरो मार के बोलेंगे। गोलीय दर्पण, कौन दर्पण बाबू? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा? बोलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम कहते हैं अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल, या इसी को बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाता है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण बोलिए या अभिसारी दर्पण बोलिए। और दूसरा को बोला जाता है उत्तल। उत्तल या इसको अपसारी दर्पण बोला, अपसाले दर्पण। देखिए इसको अंग्रेजी में बोले तो कॉनकेव या कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं या कॉनकेव। और इसको जो है कॉन्वेक्स या माने और डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखिए ध्यान से, एक को आप कॉन्वर्ज माने कॉनकेव या कॉन्वर्जिंग मिरर बोलिए, और दूसरा को माने कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर बोलिए। बात क्या है? एक ही है। कंप्लीट है, यानी एक अवतल दर्पण और दूसरे उत्तल दर्पण। अब तुम्हारे जहन में एक प्रश्न आया होगा
जैसे देखिए सबसे पहले हम एक गोला बना रहे हैं, देखिए ये मान लिया जाए गोला है जिससे गोलीय दर्पण, चलिए अच्छे से नहीं बने चलते, इसको हटा रहे हैं, पुनः बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये लगभग ठीक ठाक बने हैं। ये मान लिया जाए गोलीय दर्पण, कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण, जिसके आप बताइए कि बाहर की भाग पर कलाई कर देते हैं, उसे हम कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो देखिए यदि हम इसके बाहर की भाग पर कलाई कर, देखिए कलाई कैसे करना है, पहले पारा फिर सिल्वर ब्रोमाइड के लेप लगा देना, ठीक है। लेकिन इस दर्पण को देखिए अंदर से कलाई कर रहे हैं, कहां से कलाई कर रहे हैं बाबू? अंदर से कलाई कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए दर्पण यहाँ दोनों है मेरे लाल, दर्पण तो बाबू यहाँ दोनों हैं, देख रहे हैं, ये दर्पण हुआ। अब ये जो दर्पण है मेरे छोटे, इस दर्पण में जो है हमने क्या किए कि ये देखिए भाग को रंग दिए, क्या कर दिए हैं? रंग दिए। तो यहां से मान लिया जाए कि इस भाग का नाम ए, सॉरी इसका नाम जो है हम ए दे दिए और इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम ए डैश दे दिए और इसका नाम बी डैश दे दिए। देखिए जो रंगा हुआ भाग है उसको देखिए, और यहां से भी जो रंगा हुआ भाग है उसको देखिए। तो देखिए क्या हुआ है, एक के प्रावर्तक सतह, ये कलाई भाग है, कौन भाग है? ये है कलाई किया गया भाग, और इसका कलाई भाग ये है, कलाई भाग, और ये जो अंदर वाला भाग को कहते हैं प्रावर्तक सतह, इसी से प्रकाश की किरणें प्रावर्तक होता है, और इसको जो है बाहरी है प्रावर्तक सतह, प्रावर्तक सतह। देखिए ध्यान से, ये जो इस तरफ बने हैं इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, कौन लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। और इसको जो है हम कहते हैं अवतल, सॉरी उत्तल दर्पण बाबू लेंस बोल दिए, एक हो जाता है कभी कभी। चलिए इसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं और इसे जो है अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए दो दर्पण बन गए, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, बस यही होते हैं दर्पण। क्या है? यही दर्पण है, कंप्लीट यही है दर्पण। इसके जो बीच बीच में भाग होता है इसको ना हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का, तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बीच की भाग को वक्रता केंद्र सी बोला जाता है। ये दर्पण का एक ध्रुव होगा और ये इसके लिए ध्रुव रहेगा। ये सभी को परिभाषित करते हैं। पहले ये देखिए, एक उत्तल दर्पण हो गए और दूसरे कौन दर्पण हो गए? अवतल दर्पण। तो अब आइए आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? पहला तो कहना कि वैसा दर्पण उत्तल, उत्तल है कौन दर्पण? उत्तल, और इसका परावर्तक सतह देखो बाहर की ओर उठल रहेगा। उत्तल माने बाहर की ओर उठल, और अवतल, अवतल माने अंदर की ओर, अवतल माने आबा धस जा, अवतल माने अंदर की ओर धसल रहेगा, कंप्लीट। तो कहेंगे वो वैसा गोलीय दर्पण, सुन लीजिए लिख लीजिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? लिखिए, वो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो या उठा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर बन गया, उत्तल दर्पण कहते हैं। एक एरो मार के लिखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। लिख लिए, वो वैसा गोलीय दर्पण लिखिए जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एरो मार के लिखे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। हो गया। अब आइए अवतल दर्पण। तो लिखिए अवतल दर्पण की परिभाषा, कहेंगे वो वैसा दर्पण, वो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। देखो ये अंदर की ओर इसका परावर्तक सतह धंसा है, धंसा है। तो कहेंगे वो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन दर्पण कहते हैं ये बताइए? अवतल दर्पण कहते हैं।
एक एरो मार के लिख लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। लिख लिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए यहां तक आप लोग कंप्लीट हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है, हम समझ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं ना। तो चलिए अब जो है आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लिखे हैं गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग। अब गोलीय दर्पण में क्या क्या होते हैं वो सभी भागों को हम जो है देखेंगे। एकदम मस्त मस्त पॉइंट है, बस केवल ध्यान से देखिए, आपको पूरा बात दिमाग में जो है फिट हो जाए। ये देखिए मान लिया जाए गोलीय दर्पण है। कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण है। चलिए इस गोलीय दर्पण को अगर आप बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो एक भाग को कलाई कर दीजिए। चलिए मान लिया जाए इसकी बाहर की सतह को हम क्या कर रहे हैं, कलाई कर रहे हैं। आप यहां से समझ सकते हैं कि बाहरी सतह क्या हो गए, कलाई हो गए। अब एक बात बताइए, यही है गोलीय दर्पण, माने इसे गोला का बना होगा। गोलीय दर्पण हमेशा याद रखिए किसी न किसी गोला से ही बनता है गोलीय दर्पण। तो चलिए इस पर पहले पारा और फिर बाद में सिल्वर ब्रोमाइड का जो है लेप चढ़ा देते। ये बन गया। अब ये देखो अभी बताएं कौन दर्पण हुआ है, अवतल दर्पण। कंप्लीट है। तो इस जो गोलीय दर्पण में होता है सबसे पहला भाग, सबसे पहला ये गोलीय दर्पण है ना, इसके ठीक बीचों बीच में, एक बीचों बीच में जो है एक गोलीय दर्पण है मान लिया जाए, तो इसके ठीक बीच भाग में यहां जो होता है ये ध्रुव होता है। कौन होता है? ध्रुव, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। तो देखिए यही पूछा है गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहला आप पॉइंट बनाकर लिख ले जाना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य माने दर्पण के ठीक बीचे बीच, कहना है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद हो गया? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, अध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। कंप्लीट, एक पॉइंट याद हो गया। अब है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोला का बना है, और जब किसी गोला का बना है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। मान लिया जाए यहाँ पे केंद्र है, मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है, केंद्र है। देखिए ये केंद्र है, तो गोलीय दर्पण जो बना है ये गोला का बना, और ये जो केंद्र हुआ इसको हम वक्रता केंद्र सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र यानी सी बोलते हैं। तो आइए अब आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ वक्रता केंद्र यानी सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, एक लाइन में बोलना है। देखिए लिखिएगा आप लोग कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गया? गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कंप्लीट है। गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमारा देखिए हम बॉडी, हमारा केंद्र बिंदु क्या है? नाभिक, जिसको आप ढोर ही बोलते हैं। नाभिक समझ में आया नहीं आया? तो इसी तरह से हर एक का एक केंद्र बिंदु होता है। तो यही बोले कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके हम केंद्र को कौन केंद्र कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इतना तक आप सभी को कंप्लीट है? किसी का कोई डाउट नहीं है? नो डाउट सर। अब आइए इसके बाद जो आपको लिखा गया है कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो देखिए क्या कहना, देखिए एक लाइन में तो बोल देना है, वक्रता त्रिज्या कोई बड़ा मैटर ही नहीं है। कहना कि गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को, देखिए ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की जो बीच का दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कंप्लीट है? बोले कि नहीं का कोई डाउट? गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कंप्लीट है? ये हुआ वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे कहते हैं? आर से। अर्थात
यहां से यहां यदि आप दूरी निकालिएगा बाबू, कहां से कहां, तो यहां से यहां जब जाइएगा, यहां से यहां, तो ये जो आएगा वक्रता त्रिज्या क्या आएगा, आर आएगा। वे तो बोले कि गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या तो बोलिए कि क्या, या क्या बोलना है कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कंप्लीट है। इसके बाद है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो कहना है क्या कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, तो कहना कि दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, देखो बना रहे हैं, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, देख रहे हैं, यही जो हुआ देखिए, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से सीधे गुजर गया है। इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट है। इस रेखा को क्या कहा जाता है बाबू, तो इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। कौन अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है, प्रधान अक्ष। तो देखिए सिंपल सी कहना, यहाँ क्या था, वक्रता केंद्र सी था, यहाँ क्या है, ध्रुव है, जिसे पोल यानी हम पी से सूचित किए हैं। अब देखिए एक यहां से यहां के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या था, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होगा पी से सी के बीच की दूरी होगा, पी से सी बराबर क्या हो जाएगा, आर, यही ना वक्रता त्रिज्या है। पी से सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, तो कहना कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कंप्लीट हो गया, यस या नो, यस सर। अब जो है इसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं। तो जब यहाँ पे आगे की ओर आइएगा तो आपको दिया हुआ है कि फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकल। एकदम बहुत आसान सी बात है। कहना है ना कि गोलीय दर्पण में या गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, इसके समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष की समानांतर, कहना मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या तो काटेगी या काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। जैसे अब उत्तल दर्पण लीजिएगा तो उसमें केवल प्रतीत होंगे, पूरे नहीं कटेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एक बार बोलेंगे, मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ये देखिए मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन हुआ, ये टकराया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। इसे एफ से कंप्लीट है। इसके बाद है फोकस दूरी या फोकसांतर क्या है। इसके बाद क्या है, फोकस दूरी या फोकसांतर क्या है। तो आप बताइए कि फोकस दूरी या फोकसांतर आप किसे कहिएगा। तो सिंपल सी बात है, कहेंगे कि ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, देखिए क्या क्या ये निकल गया जी, क्या बोलेंगे कि ध्रुव, यहां से यहां देखिए ध्रुव है, ध्रुव एवं फोकस, यहां से ध्रुव है, आई फोकस है, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। चल रहा है, चलिए इसके बाद है कि द्वारक किसे कहते हैं, 7वां पॉइंट, ये पर्चर क्या होता है, द्वारक। तो देखिए क्या कहना है, जो गोलीय दर्पण का जितना कलई किया गया भाग होता है ना, तो गोलीय दर्पण का देखिए जितना कलई किया गया भाग, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, देखिए जितना कलई है उतने लेना है, देख लिए जितना कलई किया गया है उतने ले रहे हैं, देख रहा है ना, किया। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के जो व्यास हुआ ना, इसी व्यास को हम लोग द्वारक,
से स्मॉल डी से सूचित, द्वारक कहते हैं। बोलिए यहां तक किन्हीं का कोई डाउट है? यस या नो? डाउट है तो बोले। अब बताइए, एक बाद है फोकस तल। क्या है बाबू? फोकस तल। तो ये फोकस तल क्या है? ये कहता है फोकस से होकर गुजरने वाले एवं मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस से होकर गुजरने वाले एवं मुख्य अक्ष की लंबवत समतल को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। यानी मान लिया जाए बाबू कि फोकस तल कैसा बनेगा। देखो, ये मान लिया जाए कि ये दर्पण है। चलिए अवतल दर्पण ही ले, और यहां से ही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता है। यहां इसका एफ है, यहां सी, यहां जो है क्या है? सी है। तो अगर यहां से देखिए, ये देखिए, देख लिए, ये जो समतल हुआ ना, इसी समतल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल बोलते हैं। समतल को ही क्या बोलता है? फोकस तल। तो कहेंगे कि मुख्य, देखिए क्या एकदम प्यार से बोल, आप जो है इतना प्रेम से कह सकते हैं फोकस से होकर गुजरने वाले, फोकस से होकर गुजरने वाले एवं मुख्य अक्ष की लंबवत तल को फोकल तल बोलते हैं। कौन तल बोलते हैं? फोकल तल बोलते हैं। पूछता भी है, याद रखिए। चलिए एक बार जो है पुनः हम इसे रिपीट कर रहे हैं, आप लिखिएगा और सीखिए। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि ध्रुव किसे कहते हैं, हम दो बार, एक बार बोले, दो बार और बोलेंगे। तो कहना क्या है कि ध्रुव क्या है? कहना गोलीय दर्पण या दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद हो गया? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कंप्लीट। आया वक्रता केंद्र क्या है? कहना गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गए? गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कंप्लीट। चलिए इसकी बात आपसे आया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो कहना कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। भी चले आगे आइए। अब आया फोकस क्या है, तो कहना कि दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कंप्लीट है। अब आया फोकस दूरी क्या है, तो कहना दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, फिर से, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी या इसी को क्या कहता है? फोकसांतर। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। द्वारक क्या है? क्या है? अब द्वारक क्या है, तो द्वारक कहेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब फोकल तल क्या है, तो कहेंगे फोकस से होकर गुजरने वाले, फोकस से होकर, फोकस से देखिए, फोकस से होकर गुजरने वाले एवं मुख्य अक्ष की समान लंबवत तल को फोकल तल बोलते हैं। कौन तल बोलते हैं? फोकल तल। चलिए इसे लिख लिए होंगे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कौन शॉट मार लीजिए? स्क्रीन। चलिए 10 से 15 मिनट में एकदम फिनिश हो गया पूरी बात को। चलिए इसकी बात लिख रहा है क्या? आपस में समानांतर सभी किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद
फोकस तल पर किसी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। हाँ सही बात है। अब यहाँ से जितने प्रकाश की किरणें आएंगे समानांतर आ रहे हैं एक दूसरे से, तो आप जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद सब फोकस से होकर गुजरते, नीचे से आओ चाहे ऊपर से आओ सब फोकस से ही होकर गुजरेगा। तो ये देखिए एक एक तल पर तो मिला ही मिला, इसमें कोई डाउट की बात। चलिए अब जो है यहाँ उत्तल अवतल दर्पण, उधर उत्तल दर्पण। एक बात बताइए, मान लिया जाए कि एक हमने अवतल दर्पण बना, इसको कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण, जिसके अंदर का भाग फंसा हुआ। यहां से देखिए, अभी बोले कि इसको जो है मुख्य अक्ष बोला जाता है। कौन अक्ष बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो है दर्पण का ध्रुव होता है, पी होता है, आप सबको जान रहे हैं। यहाँ जो होता है इसका फोकस होता है, यहाँ जो है इसका सी होता है, यहाँ ऐसी डॉट 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 अनंत तक चले जाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ जो है कोई वस्तु रखा गया, कहाँ है वस्तु? तो ये वस्तु का नाम है ए और बी। ये वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र का बीच है, सब हम पढ़ाएंगे। ये वस्तु है, तो इसका जो है प्रतिबिंब जो है यहाँ बनता है। देखिए कहाँ बनेगा? यहाँ बनते हैं। ये अभी मानिए कि केवल बनते हैं। कैसे बनते? तो देखो सीधे चला माने सीधे प्रकाश की किरणें जब आता है ना, तो ये फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर? ये फोकस है, मान लीजिए यहाँ फोकस से होकर गुजरा। किससे होकर गुजरेगा बाबू? ये जो होगा फोकस से होकर गुजर। तो ये आप बताइए कि जब फोकस से होकर गुजरा तो एक परावर्तन के नियम से आओ, तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाते हैं? परावर्तन कोण। आई बराबर आर से लौट गया यहां से। अब देखिए यहाँ कट कर दिया, तो ये जो बना इसको हम प्रतिबिंब कहेंगे, इसे बी डैश कहिए, इसे ए डैश कहिए। अब सुनिए एक बात बता रहा है, ध्रुव से जो है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू वस्तु दूरी कहते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। और याद रखिए कि वक्रता केंद्र से, किससे बाबू? तो वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और ये जो फोकस है, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब यहां देखिए निकल गए। तो यहां अगर ए उत्तल दर्पण में है, कौन दर्पण में है बाबू? ए अवतल दर्पण है, सॉरी। तो अवतल दर्पण में अगर आप कोई आपसे पूछे कि पी एफ क्या है, पी से एफ, तो पी से एफ जो है फोकस दूरी। क्या है बाबू? फोकस दूरी है, जिसे स्मॉल एफ से सूचित। अगर पूछे कि पी और ए डैश क्या है, पी ए डैश, तो ए जो है प्रतिबिंब की दूरी है। कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी है, जिसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। कंप्लीट है। और याद रखिए कि अगर दर्पण के फ्रंट साइड में है कोई भी, तो माइनस होते हैं, और बैक साइड में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये भी याद रखना। यानी यहां देखे तो फोकस दूरी भी माइनस होगा, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस होगा। वो हम अभी पीछे चिन्ह परिपाटी में पढ़ाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। अभी मानो कि ये होता है पी से लेकर अगर सी के बीच की दूरी कहे कि पीसी क्या है, तो ये कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या है। क्या है बाबू? वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर बोलते हैं। और पी से अगर ए के बीच की दूरी पूछे, पी ए क्या है, तो इसे कहेंगे कि सर ए है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी है, जिसे हम यू से सूचित। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि एक उत्तल दर्पण लिए, उत्तल दर्पण के अंदर की भाग पे कलाई कर दीजिएगा। कर दिए। अब बताइए आप लोग, सबसे पहले मान लिया जाए मुख्य अक्ष। कौन अक्ष है बाबू? मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव होता है, सबको जान रहा है, अभी पढ़ाया है दर्पण का ध्रुव। इसका बताइए फोकस इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? वक्रता इधर होगा, वक्रता केंद्र या इधर होगा? तो आप याद रखिए कि कभी इधर मत लिखिएगा, एक गोल भाग इस तरफ है। देखिए ए अगर इसको डॉट में बढ़ाइएगा तो कानून किसी न किसी तरफ गोल हुआ होगा, अरे आगे नहीं होगा इसका गोल। तब बताइए किसी का वक्रता केंद्र बाहर तो नहीं भाग जाता है? रूस के नहरा तो नहीं जा रही है कि मुंह बाहर करके भाग जाएगी भाई, एक केंद्र में ही रहता है, यानी घर में ही रहता है। तो याद रखिए कि मान लिया जाए यहाँ इसका एफ होगा और यहाँ इसका क्या है? सी। और जब यहाँ हम कोई वस्तु के रखेंगे बाबू, इसका तो सीधे प्रकाश की किरण जब आएगा तो ऐसा होता है, लगता है कि हम फोकस से आ रहे हैं,
देखिए फोकस से आता नहीं है, केवल महसूस कर सकते हैं क्योंकि पीछे कलई किया गया है, तो कल्पना कर सकते हैं। और दूसरा आप जानते हैं कि जब प्रकाश के परावर्तन से यहाँ प्रकाश की किरण आई आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण से रिटर्न हो गया आर से, लेकिन ही नहीं लग रहा है कि पीछे कहीं से आ रहा है। अब यहाँ कट कर दिया दोनों, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। मान लिया जाए प्रतिबिंब का नाम, वस्तु का नाम ए भी था, इसका प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश बन गया, देख सकते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कहाँ बनते हैं, सब बात को समझाएंगे। अभी मानो कि केवल ऐसा होता होगा, ये बताने के लिए बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं, इसलिए कंप्लीट है। अब सुनिए, अगर इसमें आपसे पूछे कि पी ए क्या है, पी से ए, देखिए पी से ए पूछ रहा है, देखिए तो यहां से कि पी से ए क्या है, तो पी ए जो है, ए है वस्तु दूरी। कौन दूरी है, वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पी एफ क्या है, तो पी से एफ यदि जाए तो इसको कहेंगे कि यह है फोकस दूरी या फोकसांतर है, और फोकस दूरी को इसमें भी स्मॉल एफ से सूचित करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पी से लेके सी क्या है, पीसी क्या है, तो भाई बाबू मेरा कहना कि पीसी जो है सर, ये जो पीसी है, पीसी है वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित। और अगर पूछे कि पी ए डैश क्या है, देखिए पी से ए डैश के बीच की दूरी यहां से, तो कहना ये प्रतिबिंब की दूरी है। किसका दूरी है बाबू, ये है प्रतिबिंब की दूरी, और इसे जो है हम भी से सूचित। बस इतना बात याद रखना है कि दर्पण के जो फ्रंट साइड में होगा इस तरफ ये माइनस होते हैं, और इस तरफ क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इस तरफ देखिए वस्तु दूरी इस तरफ है, चलते हैं माइनस हो जाए, कंप्लीट है। बाकी देखिए प्रतिबिंब दूरी उस तरफ है, प्लस होगा, फोकस दूरी उस तरफ है, प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या उस तरफ है तो प्लस होगा। यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होते हैं, फोकस वक्रता और प्रतिबिंब दूरी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण में जब आइएगा तो यहां से देखिए, यहाँ फोकस दूरी भी कहाँ है, आगे है दर्पण के तो माइनस होगा, प्रतिबिंब दूरी भी आगे है तो माइनस होगा, देख सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या भी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आगे है, ये भी माइनस होगा, और वस्तु दूरी भी ऑलवेज आगे है तो ये भी माइनस हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये आप इसे स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। ये अगर समझ में आया तो गुड बात, नहीं समझ में आया तो दूध भात, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर वो समझ में नहीं आता है तो दिक्कत। समझ गए, लिख लिए, चलिए अब आगे की ओर बढ़। बस 5 से 10 मिनट देखिए, फिनिश हो गया। लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। इसी पर जो है दर्पण में पूरा खेल खेलेंगे। क्लास 10th में क्या होता था, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ते थे, और इसमें 10 नंबर के, 5 नंबर का, क्लास 10th में 6 नंबर का आता है। लेकिन आप अभी आईएससी लेवल का है, जिसको स्टैंडर्ड लेवल बोला जाता है, ये कोई नॉर्मल सा लेवल नहीं है, इस चलते हम लोग का इसमें पहले ही पढ़ना पड़ता है, कंप्लीट है। तो आप यहां से अगर अब देखिएगा तो यहां देखिए ए क्या है, आप इसको जानते हैं, एक्स, एक्स डैश बोलते हैं, पड़ा लाइन को एक्स और खड़ा लाइन को वाई बोलते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें कोई एक अवतल दर्पण को कल्पना करिए कि यहाँ कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। हमने मान लिए, कल्पना किए कि यहाँ एक दर्पण है, लेंस भी आप ले सकते हैं, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चिन्ह परिपाटी बताया जा रहा है, लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, सभी के लिए बताया जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। हमने कल्पना की कि यहाँ एक अवतल दर्पण, तो आप जरा अब यहां से गौर से देखिएगा, तो ये जो है इस तरफ से देखिए, तो इसको कहते हैं आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश के दिशा है, ठीक है। ये आपतित प्रकाश की क्या है, दिशा है। इसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। यदि दर्पण लिए हैं तो इसको P मानिएगा, ग्रुप बोला जाता है। अगर लेंस लेते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर O मानना है, कंप्लीट है। इसी को कहते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलिए, और इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ध्रुव को ही क्या बोला जाता है बाबू, मूल बिंदु बोला जाता है, कंप्लीट। आप सुनिए ध्यान से, आपतित प्रकाश की दिशा,
और इधर हम चलेंगे तो आपतित प्रकाश की कौन दिशा हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा। तो याद रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होता है। इधर माइनस ही होगा और इधर जितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, यानी कि इधर जो भी दूरी मापाएगा आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा उधर क्यों जा रहा है, तो आपतित प्रकाश की जो दिशा है इसमें जो दूरियां होती है, क्या बाबू, दूरियां, मापी गई दूरियां, ये क्या होते हैं, तो सर ये जो होते हैं धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव लिया जाता है। देखिए आपतित प्रकाश की यानी इस तरफ जो है धनात्मक होगा, लेकिन आपतित प्रकाश की विपरीत चल दिए, अगर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत हो जाएगा, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यानी आप ठीक है अगर इस तरफ से ऐसे चलिएगा, यहां से देखिए अगर दर्पण यहां से ऐसे आ गया तो इस तरफ जो भी दूरियां होगा, जो भी दूरियां होगा ये क्या होगा, ये ऋणात्मक होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, आपतित के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाईं ओर देखिए क्या है, कहना है कि मूल बिंदु से, कौन बिंदु से, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक यानी प्लस होते हैं। क्या होते हैं, प्लस। और जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर, इसको कौन ओर बोलते हैं, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरियां होगा ये ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ऋणात्मक यानी माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर की धनात्मक और बाईं ओर की ऋणात्मक होते हैं। अगर आप चलिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो मुख्य अक्ष से क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष बोलिए या प्रधान अक्ष, कहना है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी गए सभी दूरियां, सभी दूरियां धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू, धनात्मक यानी प्लस होता है। और जबकि मूल भी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से, कौन अक्ष से, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गए जो सभी दूरियां होगा बाबू, दूरियां ये ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक लेना है, कंप्लीट है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वस्तु का जो दूरी होता है सदैव ऋणात्मक होगा, वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के कहां होते हैं, आगे होते हैं, इसलिए वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होते हैं। कंप्लीट है। और आपका क्या बात बोलना है, जरा ध्यान से सुनिए। आपको बोलना है कि जो इस डायरेक्शन में होंगे वो तो ऋणात्मक होना ही है, माने कि वस्तु दूरी सदैव क्या होते हैं, ऋणात्मक। क्यों होते हैं, क्योंकि वो दर्पण के सामने होता है, दर्पण के फ्रंट साइड में क्या होता है, माइनस होते हैं, और बैक साइड में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। याद रखना है, कहना है कि दर्पण में प्रतिबिंब दूरी को भी से, वस्तु दूरी को यू से, फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, याद रहेगा, आर से। देखिए दर्पण में प्रतिबिंब दूरी को भी से, वस्तु दूरी को यू से, फोकस दूरी को भी से, वक्रता त्रिज्या को आर से, कंप्लीट है, जो है हम मापते हैं। कंप्लीट, चलिए ये सभी हो गए, यही इसका चिन्ह परिपाटी है। तो आइए अब जो है इसका हम पूरे बात को आपको लिख दिए हैं, आपको वो चिन्ह परिपाटी बना करके, ये जो अभी बनाए इसको आप जस्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए
और स्क्रीनशॉट करके इसका पूरा व्याख्या उस तरफ हम जो है कर दिए हैं, कंप्लीट है। तो ये हो गया। अब इसका पूरा व्याख्या है, देखिए व्याख्या में क्या है। कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन तथा गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए प्रासंगिक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम हम दूरियां मापने के लिए कार्तिक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जो अभी बताएं। कह रहा है कि दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के निर्देशांक x डैश होता है, तो अभी बोले कि सामने x और x डैश होता है, तो x डैश होता है। कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण या लेंस के सदैव बाईं ओर माने फ्रंट आगे रखते हैं तथा सभी दूरियां को दर्पण के ध्रुव अथवा लेंस लेंगे तो प्रकाश की केंद्र O से मापी जाती है, अर्थात ध्रुव या प्रकाशी केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। याद रखना है, दर्पण ले रहा है तो उसको ध्रुव से मापेंगे और लेंस है तो उसे प्रकाश की केंद्र से मापेंगे। कंप्लीट है। अगला, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होते हैं। अभी बताएं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। सो स्क्रीनशॉट इसे जल्दी कीजिए। चलिए कर लिए होंगे। अब आगे की ओर ये सभी बात लिख लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है आपको काम नहीं चलने वाला। अब क्या करा, मूल बिंदु से दाईं ओर की मापी गई दूरियां धनात्मक, किस तरफ? धनात्मक, और बाईं ओर उस तरफ ऋणात्मक होते हैं। कंप्लीट है। वस्तु या बिंब दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को V से, फोकल दूरी को F से तथा वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। अभी बताए थे। वस्तु दूरी U को सदैव ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि वस्तु दर्पण के आगे अर्थात आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में होता है। सही बात। वो वस्तु हमेशा दर्पण के आगे होते हैं, इसलिए ऋणात्मक लिया जाता है। तो अभी समझाएं। ठीक है। जो मान ज्ञात हो उन्हें चिन्ह परिपाटी के साथ सूत्र में रखे तथा जो मान अज्ञात हो उसे चिन्ह परिपाटी के साथ सूत्र में ना रखे। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि सब मान दिया हुआ है, आपको सब मान देले रहेगा, लेकिन पूछेगा कि U का मान ज्ञात करे, तो कोई दर्पण हो U में माइनस होगा, ए चिन्ह लिखना गलत हो जाएंगे, फिर आंसर सही नहीं आएंगे। कंप्लीट है। जो मान देले है उसको में चिन्ह लगाना है, लेकिन जो पूछे उसको में कोई चिन्ह परिपाटी लगाना नहीं है। कंप्लीट है। 2 मिनट और देख लीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। एक गोलीय दर्पण से जो है हम प्रतिबिंब रचना का नियम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देख रहे हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो 4 कंडीशन है। चलिए 1 2 1 2 4 बन गए। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। कौन दर्पण बना लिए बाबू? ए अवतल दर्पण। इसके बाहरी की सतह पर कलाई किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण हो गए। अवतल दर्पण हो गए तो इसके जो बीच से जो रेखा गुजरता है उसे हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। सब में गुजरेगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अभी हम आप लोग का पढ़ाए हैं। यहाँ देखो बोले थे P ध्रुव होता है, यहाँ फोकस F होता है, यहाँ वक्रता केंद्र C, यहाँ डॉट 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 अनंत होता है। इसको कैसे बोलना है? बोलना है पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ। याद रहेगा। यहाँ भी लिखिए पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ डॉट 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 अनंत। यहाँ भी बोलेंगे पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ डॉट 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 अनंत तक। यहाँ भी लिख दीजिए पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ डॉट 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 अनंत तक। कंप्लीट है। ये देखिए सभी लेंस में होंगे। पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ, पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ। P से पोल यानी ध्रुव, फोकल माने फोकस, 80 से कर्वेचर माने वही कहता है वक्रता, इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंप्लीट। तो पापा बोलाओ फिर से सेटिंग कराओ। इसमें क्या कहना है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आती है, देखिए जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। कंप्लीट। दूसरा कहना है, दूसरा ये पहला है बाबू, ये होगा दूसरा। दूसरा में देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सीधे आती है तो वेव से जाती है यानी फोकस से जाती है। और अगर इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए कि अगर फोकस से आती है, किससे आती है? तो सीधे चल जाती है। देखिए
यहां से किससे आया, फोकस से। तो बताइए कैसे चल गया, सीधे चल जाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें फोकस से आपतित होता है तो सीधे होकर चल जाता है। और याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से आता है, सी से आता है, तो जिससे आता है ना उसी से रिटर्न हो जाता है। कंप्लीट है, यानी जिससे आएगा उसी से रिटर्न हो जाता है। तो कहना है जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर आता है तो उसी से दर्पण से परावर्तन के बाद रिटर्न हो जाता है। और इसमें कहना है जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से रिटर्न हो जाता है। कंप्लीट है। एसी से प्रतिबिंब की रचना होंगे, इसे आप अरमेन्ना में ना ले, आप इसे जो है लिखते चले। ये रहा अवतल दर्पण के लिए, क्या कहेंगे, थे आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से जाएगा। जब प्रकाश की किरणें एफ से आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे हो जाएगा। और जब प्रकाश की किरणें सी से आएगा यानी वक्रता केंद्र से आएगा तो उसी से लौट जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाते हैं। और जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से आएगा तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक एकदम सेम सेम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण में, तो भाई जब उत्तल दर्पण में भी लोगे तो 4 दर्पण बनाओ, 1 2 3 या 4। कंप्लीट है। बाहर की भाग पे अंदर की भाग पे कलाई कर दीजिए। देखिए अंदर की भाग पे कलाई हो गया, यहाँ भी जो है आप अंदर की भाग पे कलाई कर दें। ये आप नॉर्मल ना ले, इसे आप जो है लिख ले कॉपी में, ताकि हम जो है आपको अगला क्लास ले तो दिक्कत नहीं है। क्या जो जाता है इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तीर दीजिए खटाखट, एकदम हो गया सीधा सीधी। अब आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, सुनिए आप पढ़े हैं जी, हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि बताओ, यहाँ पी होता है, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। यहाँ लिखेंगे पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, यहाँ भी बोलेंगे पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, बोलेंगे पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ। लिख दिए कंप्लीट, पापा बुलाओ फिर से सेटिंग कराओ, सब लिखते चले गए। अब सुनिए इसमें भी वही बात है, ये जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष की समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कंप्लीट, कोई डाउट नहीं ना। ये देखिए और दूसरा कंडीशन ने क्या है कि जब ये फोकस से आएगा, देखिए लग रहा है कि फोकस पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो ये दर्पण के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और तीसरा देखिए जब लगेगा कि एकदम सी पर आ रहा है तो उसी से रिटर्न हो जाएगा। देखिए लग रहा है कि सी से आ रहा है तो उसी से लौट जाएगा। और जब चौथा कंडीशन में ध्रुव से आता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से क्या हो जाते हैं, ये आई है, ये क्या है, आर है। कंप्लीट है। तो आप जो है इसे भी स्क्रीनशॉट कर ले, कोई डाउट की बातें नहीं है, कर लिए। चलिए तो हम लोग जो है पूरी तरह से पढ़ लिए, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं हुआ है। अब जो है हम लोग आपको अगर पूरे क्लास समझ में आया हो तो एक वीडियो का मैसेज जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी।